2014 के बाद से माननीय नरेंद्र मोदी के आने के बाद से इसका बहुत बड़ा विस्तार हो गया। आज तीसरी बार हमने सरकार बनाई है जो दुनिया में कहीं कोई बना ही नहीं पाता। 2019 में ही हमारे 18 करोड़ सदस्य थे, अभी तो मुझे लगता है कि 22-23 करोड़ सदस्य हो जाएंगे। सचिन पायलट का यहाँ कोई नाम नहीं है और कोई बड़ा नाम तो कतई नहीं है। और राहुल गांधी के तो 2-3 न जाने कितने क्या और 2 बच्चे 19 साल 15 साल, और कांग्रेस की ओर से कोई एक जवाब तक नहीं आ रहा। श्रीमती इंदिरा गांधी के पति का नाम फिरोज गांधी जहांगीर खान था या नहीं था? 2019 में हमने धारा 370 हटा के ख़त्म किया। आज वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि हम उसको वापस स्थापित कर देंगे। राजस्थान प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन दास जी हमारे साथ हैं। विधानसभा उपचुनाव है, संगठनात्मक बैठक पर चर्चाएं हुई है। संगठनात्मक बैठक हुई है, बड़ी चर्चाएं हुई है, कई बातें सामने आई है, क्या देख रहे हैं? संगठन के लिए चर्चा होती है तो संगठन के विस्तार की चर्चा होती है। हम लोगों ने चर्चा किया है कि जैसे कैसे पूरे के पूरे इस जिले में टोंक में भारतीय जनता पार्टी के अधिकाधिक सदस्य कैसे बनाए जाएं। हमने पूरे राजस्थान में 1.25 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है, तो वो हर जिले के सहयोग से तो पूरा होगा। टोंक में भी वही हम लोगों ने चर्चा की और जो कार्यकर्ताओं में उत्साह दिख रहा है वो ऐतिहासिक है। सदस्यता अभियान बहुत सफल होगा। किस तरह देख रहे हैं सदस्यता अभियान को लेकर कि किस तरह आमूलचूल परिवर्तन, नए संगठन को, ढांचे को और मजबूत करना, इसको और विस्तार करना, कैसे इस पेड़ को, बरगद के पेड़ को और तैयार करने की तैयारी? देखिए, इस पेड़ बरगद के पेड़ को तैयार मैंने तो किया नहीं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ का बीजारोपण किया था। लगातार हमारे नेता बदलते गए। हर राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने दौरान कुछ न कुछ भाजपा में वृद्धि करता चला गया। 2014 के बाद से माननीय नरेंद्र मोदी के आने के बाद से इसका बहुत बड़ा विस्तार हो गया। आज हम दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हैं। आज तीसरी बार हमने सरकार बनाई है जो दुनिया में कहीं कोई बना ही नहीं पाता। आज हमारे पिछले साल ही 2019 में ही हमारे 18 करोड़ सदस्य थे, अभी तो मुझे लगता है कि 22-23 करोड़ सदस्य हो जाएंगे। तो हमारा विस्तार तो किसी एक व्यक्ति के द्वारा थोड़ी होता है। हर व्यक्ति जो आता है देश के स्तर पर वो विस्तार करता है, हम लोग की बैठकें करता है, हम लोग को अलग अलग हिस्से में काम पे लगाता है, हम सब उसको करते हैं। हम लोग की तो उसमें बहुत छोटी भूमिका है विस्तार। खासकर आज टोंक है, राजस्थान का टोंक है, छोटा सा शहर है, नाम बड़ा है सचिन पायलट की वजह से। तो यहाँ पर किस तरह का माहौल लगा कार्यकर्ताओं में आपको? सचिन पायलट का यहाँ कोई नाम नहीं है और कोई बड़ा नाम तो कतई नहीं है। पूरे कांग्रेस के शासनकाल में अशोक गहलोत ने उनको कहीं खड़ा नहीं होने दिया, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम नहीं करने दिया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर से वहाँ कुर्सी भी छोड़वानी पड़ गई। अशोक गहलोत के सामने वो एक कदम नहीं चल पाया। तो बड़ा नाम कौन सा था? बड़ा नाम तब होता जो अशोक गहलोत से बड़े नेता बन गए होते। और अभी तो वो मूलतः टोंक के चुनाव तो लड़ते नहीं थे, वो दौसा से लड़ते थे। आज दौसा में जब उनको अपनी हार की स्थिति दिखाई दी तो टोंक में चले आए, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक वोट है। तो मैं ऐसे व्यक्ति को जो अपना क्षेत्र छोड़ करके दूसरे क्षेत्र में चला है, जो अपने शासनकाल में अपना राजनीतिक स्थान भी न बना पाए, बार बार उसको विद्रोह करना पड़ता हो, बार बार धमकियाँ देनी पड़ती हो, मैं उसको बड़ा नेता कैसे मान लूँ? और मैं तो आज टोंक में घूम रहा हूँ। क्या किया उन्होंने जब से वो टोंक में विधायक बने हैं? उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। टोंक में जितने भी काम हुए हैं सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के दौरान हुए हैं, चाहे आज 2014 में हुए हों और चाहे आज 2024 में हो रहे हों। तो टोंक के लोग उनको कोई बहुत बड़ा नेता नहीं मानते। टोंक के लोग उनको जिताना भी नहीं चाहते थे, लेकिन अल्पसंख्यक वोटों को इकट्ठा करके उन्होंने अपनी जीत पा ली। उस मंच से संबोधित किया कार्यकर्ताओं को, खासकर राहुल गांधी को लेकर बात कही है आपने कि किस तरह से इनके परिवार की पृष्ठभूमि है। अगर एक बार फिर दर्शकों को समझाना चाहें कि कांग्रेस और नेहरू ने क्या किया। मैं दर्शकों से आग्रह करूंगा कि एक बांग्लादेश का पत्रकार है सलाब शोएब चौधरी, ट्विटर हैंडल पर वो लगातार एक्सपोजर कर रहा है, पिछले 1 हफ्ते से कर रहा है, और नेहरू से लेकर के और राहुल गांधी तक के परिवार के बारे में न जाने क्या क्या कह रहा है। नेहरू जी के बारे में बता रहा है, नेहरू अडविना हिस्ट्री के बारे में, श्रीमती सोनिया गांधी के बारे में न जाने क्या क्या बता रहा है। और राहुल गांधी के तो 2-3 न जाने कितने क्या और 2 बच्चे 19 साल 15 साल।
इतने दिनों से वो आरोप लगा रहा है और कांग्रेस की ओर से कोई एक जवाब तक नहीं आ रहा। राहुल गांधी उसको प्रतिकार भी नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी को वो अपमानित कर रहा है तो राहुल गांधी ये भी नहीं कह रहे हैं कि गलत है। राहुल गांधी उसके ऊपर मानहानि का मुकदमा भी नहीं कर रहे हैं। वो हर रोज़ भयंकर भयंकर रहस्योद्घाटन करता चला जा रहा है, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? तो जब मौन रहेंगे तो हमारे यहाँ कहा जाता है मौनम स्वीकृति लक्षणम। इतने भीषण आरोप पर भी अगर वो बोल नहीं रहे तो उसके आरोप सही होंगे, यही न माना जाएगा। मैं तो उनसे आज भी आग्रह करूंगा, आप देश की इतनी पुरानी इतनी बड़ी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष हैं, आपके पूरे के पूरे चरित्र को ही एक व्यक्ति ने धूमिल कर दिया, रिकॉर्ड के साथ धूमिल कर दिया। आप चुप बैठे हो। आप सिर्फ एक पार्टी के नहीं हो, आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर हो। नेता प्रतिपक्ष कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक पद होता है। आज वो पद 1975 देश की आज़ादी के 75 सालों में पहली बार उस पद पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसके पूरे के पूरे चरित्र को ही बिगाड़ के धर दिया गया, और वो चुपचाप सुन रहा है। जो रोज इतने फ्रॉड किस्म की बातें करता है, रोज झूठ बोलता है, आज जब उसके बारे में बोला जा रहा है तो एक बार वो हिलने की कोशिश नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? आपने कहा कि राहुल गांधी के पिता मुस्लिम थे और माँ ईसाई धर्म रखती थी। नहीं, मैंने नहीं कहा। ये किस तरह से? मैंने नहीं कहा। सत्य को आप झुटला सकते हैं क्या? श्रीमती इंदिरा गांधी के पति का नाम फिरोज गांधी जहांगीर खान था या नहीं था? उनके फिरोज खान के पिता का नाम यूसुफ खान था या नहीं था? अब गांधी जी ने कहा कि मैं उसको गोद लेता हूं, तो उन्होंने अपने नाम के आगे गांधी जोड़ लिया। बाप उनका जिंदा है, जिस बाप ने पाल पोस कर उनको बड़ा किया। पूरे देश के साथ इससे बड़ा कोई फ्रॉड हो सकता है कि गांधी जी ने कह दिया कि मैं गोद ले लेता हूं, तो आपने उस फिरोज जहांगीर खान को फिरोज गांधी में बदल दिया। दुनिया को समझाते हो कि वो पारसी था ही नहीं, हिंदू था। तुम्हारे समझाने से कोई समझ में आएगा? और क्या सच नहीं है? आप उस पूरी की पूरी मैं अपनी जबान से जितने गंभीर आरोप उन्होंने लगाए मैं कहीं नहीं पाऊंगा। श्रीमती सोनिया गांधी पर जितने गंभीर किस्म के आरोप शोएब चौधरी ने लगाए हैं, कैसे वो बर्दाश्त कर रही हैं? राहुल गांधी के 15-19 साल के बच्चों के नाम वो बता रहा है, कह रहा है कि क्या कर रहे हैं, कैसे वो बर्दाश्त कर रहे हैं? तो ये देश के 144-45 करोड़ लोग जानना चाहते हैं कि आखिर सलब शोएब चौधरी के द्वारा हिंडनबर्ग की एक रिसर्च आती है, पूरी कांग्रेस पार्टी उसके समर्थन में कूद जाती है। तो हिंडनबर्ग की रिसर्च पे कूदोगे क्योंकि तुमको देश तोड़ना है, और सलाह शोएब चौधरी की रिपोर्ट पर गूंगे बन जाओगे। क्यों? एक विदेशी रिपोर्ट सही है और दूसरी विदेशी रिपोर्ट गलत है। मीठा मीठा कट थू और क्या कहते हैं उसको, मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, ऐसे थोड़ी चलता है। एक विदेश की रिपोर्ट मानोगे तो दूसरे को मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे तो मुकदमा करो उसके ऊपर, सिद्ध करो कि वो गलत कर रहा है, उसको जेल भेजो, हम तुम्हारे साथ होंगे। लेकिन तुम तो पहले लड़ो, वो तो चुप बना के बैठे हुए हैं। किसी के मुंह से 24 घंटा जो आदमी अनर्गल आरोप लगाया करता है मोदी के ऊपर, वो आदमी जब उसके ऊपर आरोप बैठा है तो वो कब्र के अंदर घुस के बैठ गया है। क्यों भाई? बोलो, जवाब दो। कहो ये गलत है, कहो इसको मुकदमा करूंगा, कहो इसको सजा दिलाऊंगा, कहो मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र है, कहो ना। कुछ नहीं कहोगे तो लोग तो सच मानेंगे। अच्छा, एक चीज़ और आपने कहा सर, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को लेकर जो कश्मीर में जो चुनाव हैं उसको लेकर भी आपने कहा कि किस तरह से साफ कहानी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। उस घोषणा पत्र में 2 बातें लिखी हैं। एक, नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर जीती तो कश्मीर में 1953 के पहले की स्थिति बरकरार की जाएगी। क्या है स्थिति? 2 प्रधानमंत्री, 2 कानून और 2 झंडे। 1947 के इस पाप को, जिसको 5 अगस्त 2019 में हमने धारा 370 हटा के ख़त्म किया, आज वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि हम उसको वापस स्थापित कर देंगे। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि हम धारा 370 को ख़त्म कर देंगे, और घोषणा पत्र में लिख करके कहती है, तथाकथित सूत्रों से नहीं कहती है। अभी पत्रकारों ने शेख फारूक अब्दुल्ला से पूछा कि क्या आपने ऐसी घोषणा की? बोला हाँ किया। उन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस इसका समर्थन कर रही है?
कहा मेरा घोषणा पत्र पढ़ने के बाद तो उन्होंने समर्थन किया, उनसे पूछिए। तो मैं चाहता हूं देश के लोगों को राहुल गांधी ये बताएं कि कांग्रेस पार्टी की कश्मीर की नीति क्या है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस घोषणा पत्र पर जानने के बाद अगर उन्होंने समझौता किया है जिसके तहत वो कहते हैं कि हम 1953 के पहले की स्थिति बहाल करेंगे और धारा 370 हटाएंगे, तो देश के 142 करोड़ नागरिकों को यह जानने का अधिकार है। और मैं मांग करता हूं राहुल गांधी से वो स्वयं दिल्ली आए, एक पत्रकार वार्ता करें और बताएं कि राहुल गांधी और कांग्रेस की कश्मीर पर नीति क्या है। और अगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से सहमत नहीं है तो उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से समझौता करके चुनाव लड़ने का तय क्यों किया है। आखिरी सवाल है सर, बांग्लादेश को लेकर जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, अब उसको लेकर क्या बीजेपी का स्टैंड रहने वाला है? क्योंकि देखिए, बांग्लादेश के झगड़े के भी केंद्र में राहुल गांधी है। सबको पता है राहुल गांधी की मीटिंग बेगम जिया के लड़के तारिक अनवर से गोपनीय मीटिंग हुई थी। सबको पता है जॉर्ज सोरोस से राहुल गांधी के संबंध है। सबको पता है सैम पित्रोदा ने इस देश को 4 समूहों में बांटने का, कुछ अफ्रीकी हैं, कुछ ऑस्ट्रेलियाई हैं, कुछ अंग्रेजी हैं, कुछ चीनी हैं, इतना घटिया बयान दिया था। चुनाव के समय उन्होंने सैम पित्रोदा को निकाला और चुनाव के बाद फिर उसको वापस ले लिया। क्यों ले लिया? सीधी सी बात है, सैम पित्रोदा उनके लिए जॉर्ज सोरोस के बीच में कोई न कोई कम्युनिकेशन करता है, टंटन गोपाला उनको दिलवाता होगा। तो बांग्लादेश को लेकर के नीति हमारी क्या होगी? जो सरकार की नीति है। सरकार का स्टैंड बहुत साफ है, हम बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में नहीं बोलेंगे। बांग्लादेश के नागरिकों को बांग्लादेश के नेता को चुनने का, बनाने का, हटाने का, बैठाने का पूरा अधिकार है। हमने बांग्लादेश में कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। हाँ, ये सही है कि मुजीबुर रहमान की वो पुत्री रही हैं, उनका एक योगदान रहा है। इतने लंबे 1971 से लेकर आज तक अवामी लीग ने भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध बनाए रखे हैं। हम तो अतिथि देवो भव कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो अगर बेगम हसीना एक महिला होकर के आज हमारे पास आई हैं और हमसे मांग रही हैं, तो हमने बता दिया है कि शेख हसीना का भारत में रहना एक अलग विषय है और भारत के बांग्लादेश के प्रति नीति का विषय एक अलग विषय है। ये क्यों नहीं अपनी मंशा जाहिर कर रहे हैं? ये क्यों बांग्लादेश को तोड़ने वालों के समर्थक बन के खड़े हैं? क्योंकि उनको मुसलमानों का वोट भारत में चाहिए। ऐसे थोड़ी चलेगा। जिस तरह से आपने कहा आतंकवाद की फैक्ट्री कांग्रेस चलाती है, बंटवारा देश का जिस तरह से हुआ, उसके बाद की क्या स्थिति आखिर वैसी करना चाहते हैं? नहीं करना चाहते तो मुस्लिम लीग से समझौता क्यों किया? मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के चुनाव क्यों लड़ते हैं? केरल में और कर्नाटक में PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को समर्थन क्यों देते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस उन्होंने समझौता क्यों किया? देश में आतंकवादियों को हम मारते हैं तो आतंकवादियों के समर्थन में क्यों खड़े होते हैं? उनके लोग पुलवामा कांड के बाद हम सर्जिकल स्ट्राइक खड़ा करते हैं तो वो आर्मी की विश्वसनीयता, सेना की विश्वसनीयता पर चुनौती क्यों करते हैं? शर्म आनी चाहिए उनको। वो आतंकवादियों को जी कहते हैं, कसाब जी। तो अब कसाब जी कह के जो बुलाएगा उसकी मानसिकता बहुत साफ है, वो राष्ट्रीय विरोधी के सिवाय कुछ हो ही नहीं सकता। धन्यवाद। ये थे राजस्थान के प्रदेश प्रभारी भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन दास, जिन्होंने कांग्रेस को लेकर सवाल कई खड़े किए। लेकिन अब इंतजार ये है कि कांग्रेस किस तरह से इन सवालों का जवाब और पलटवार करती है। पुरुषोत्तम जोशी, वन इंडिया, राजस्थान।